हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ब्रोंकियल अस्थमा। क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा। बेसिकली ब्रोंकियल अस्थमा एक लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है और इसको हम जर्नल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में दमे की बीमारी बोलते हैं या फिर सांस की बीमारी बोलते हैं। और ये ऐसी डिजीज़ है जो कि जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये एक नॉन क्योरेबल डिजीज़ है। ये सिर्फ अपन कंट्रोल कर सकते हैं मेडिकेशंस लेके। इन्हेलेशन मेडिकेशन भी इसके अंदर काम आती है, उनके थ्रू हम सिर्फ इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने मेडिकेशन अगर छोड़ दी लेना तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये नॉन क्योरेबल डिजीज़ है, ये सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा डिजीज़ लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है, इसलिए हम थोड़ा सा एक बार ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एचएपी सब्जेक्ट के अंदर इसे वैसे तो डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार जर्नल में बताऊँ अगर, ये नेज़ल कैविटी, ये आपके यहाँ से ट्रैकिया, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम ट्रैकिया का होता है विंड पाइप। क्या होता है? वाइंड पाइप इसे बोलते हैं। यहाँ पे लैरिंक्स, इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और ये यहाँ से ट्रैकिया आया, ट्रैकिया इधर से आके दोनों लंग्स में इधर आगे ये सप्लाई होगी इधर, और बाद में इधर ब्रोंकस, ब्रोंकाई, और लास्ट में एक ये बैलून शेप की यहाँ पे बनी हुई है स्ट्रक्चर, जो कि जिनको बोलते हैं क्या? एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। जब हम यहाँ पे नेज़ल कैविटी के थ्रू यहाँ से इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेलेशन होता है, तो वो बाद में आगे इधर आके ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू दोनों लंग्स में अंदर जाती है। ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट, दोनों के थ्रू अंदर जाएगी। अंदर इसके स्ट्रक्चर में लंग्स में ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में क्या? एल्वियोली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जनरल नॉर्मल प्रोसेस में होता क्या है कि यहाँ से एयर आके ट्रैकिया के थ्रू इधर पूरा लंग्स में आके और एल्वियोली के थ्रू हमारे ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और हार्ट आगे इन्वॉल्व होके इसके अंदर प्योर इम्प्योर ब्लड का पूरा सर्कुलेशन इसके थ्रू चलता है। और यहाँ पे जो ये लंग्स हैं, इनकी जो ये वॉल है, लंग्स की वॉल, ये यहाँ पे बनी हुई होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल मसल। जिस मसल की बनी हुई होती है उन्हें बोलते हैं ब्रोंकियल मसल, और ये एक स्मूथ मसल का टाइप है। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम इधर देखें, नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा लंग्स दोनों, ये लेफ्ट ये राइट, नॉर्मल कंडीशन में स्मूथ मसल इस तरीके की होती है, और अस्थमा के कंडीशन में जो यहाँ पे जो मसल का डायग्राम है वो इस तरीके से अंदर हो जाता है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी नहीं, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी अगर आ गई तो फिर वहाँ से रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिवेट हमारी बॉडी में हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी सेंटर जब एक्टिवेट हो गया तो फिर हम वहाँ पे जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करने लगेंगे, सांस जो है वो जल्दी जल्दी लेने लगेंगे। आपको पता होगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो ब्रीथिंग है वो होती है 15 से 18 बार 1 मिनट के अंदर, लेकिन जो ये अस्थमा के पेशेंट हैं इनके अंदर ये 25 से 30 बार या 22 बार, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, मोर देन 18 ये होती रहती है। अब जो ये सांस है जल्दी जल्दी लेने वाली प्रॉब्लम है, इसको अगर हम एक टर्म दें फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं टैकीपीनिया। क्या बोलते हैं? टैकीपीनिया। जैसे एक हार्ट रेट जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, ऐसे ही जब ये इधर ब्रीथिंग जल्दी लेने लगते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? टैकीपीनिया। नॉर्मल प्रोसेस में जब यहाँ से एयर जो है वो अंदर आती रहती है, ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई होती रहती है एल्वियोलीज के थ्रू ब्लड के अंदर, तो सब ओके। लेकिन अगर अस्थमैटिक पेशेंट है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इधर से ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, ब्रोंकियस ब्रोंक्यूल्स में यहाँ पे कमी हो गई, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन। ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन इधर हो जाता है, और यहाँ पे अंदर से पेशेंट को टाइटनेस की फीलिंग आने लगती है, मतलब जकड़न जैसा महसूस होता है सांस लेने में, और फिर वो इसीलिए जल्दी जल्दी सांस लेता है। अब वो जल्दी जल्दी सांस लेगा तो इधर के थ्रू
हम बार बार एयर बाहर बार बार एयर अंदर, जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता रहेगा, जिससे कि एक साउंड भी बाहर आता है जिसे बोलते हैं वीजिंग साउंड। क्या बोलते हैं? वीजिंग साउंड, जिसे हम वीजिंग साउंड बोलते हैं। यानी कि जो अस्थमैटिक पेशेंट है उनके अंदर ये 2-3 सिम्टम्स दिखाई देंगे। एक तो क्या? टैकीपेनिया का, दूसरा टैकीपेनिया मीन्स जल्दी जल्दी सांस लेना, और दूसरा वीजिंग साउंड का। कौन सा? वीजिंग साउंड का। और तीसरा जो यहाँ पे है, टाइटनेस वाली फीलिंग उसको होने लगती है, यानी कि जकड़न जैसा उसे यहाँ पे महसूस होने लगता है। ये तो बात रही यहाँ पे जर्नल अस्थमा के लिए कि क्या ये होता है, कैसे ये बॉडी के अंदर होता है, और इसके अंदर जनरली कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और पूरा प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये ऐसे अस्थमा हो ही क्यों जाता है। कुछ तो यानी इम्बैलेंस हुआ है बॉडी के अंदर, तभी अस्थमा की प्रॉब्लम आई है। वो ऐसे होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती है। एंटीबॉडीज़ बहुत टाइप की बनती हैं, लेकिन अगर स्पेशली अस्थमा की बात करें तो यहाँ पे आईजीई टाइप की एंटीबॉडी जो है, इनका सिक्रेशन बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाता है। कितना? ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब नॉर्मली जो हो रहा है ठीक है, लेकिन एलर्जी के अंदर ये ज़्यादा होने लग जाता है। एलर्जी भी कौन सी? मान लो किसी को डस्ट से प्रॉब्लम है, डस्ट से प्रॉब्लम है, या किसी को स्मोक से प्रॉब्लम है, या यहाँ पे जो ये केमिकल अगर स्मेल कर लिए किसी ने उस वजह से, यानी कोई एलर्जन के कांटेक्ट में अगर हम आ जाते हैं तो आईजी एंटीबॉडी का जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा होने लग जाता है। अब देख होता क्या है कि इसके अंदर लंग्स में यहाँ पे एक टाइप के, ये हमने जर्नल देखा कि इधर ये लंग्स में यहाँ पे दोनों ये आपके लंग्स, इधर यहाँ पे अंदर ब्रोंकियल जो मसल है इसके अंदर मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल? मास्ट सेल, MAST। मास्ट सेल जो है उसके अंदर भी स्टोर रहते हैं हिस्टामीन। कौन सा? हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन एंड PAF। PAF मीन्स प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये यहाँ पे कौन से प्रेजेंट होते हैं? किसमें? मास्ट सेल में। और ये मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? लंग्स में। और अभी हमने क्या पढ़ा? एलर्जी में आईजीई एंटीबॉडी जो है इनका सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है। अब होता क्या है कि ये आपकी मास्ट सेल, ये आपकी एंटीबॉडी जो है हमेशा वाई शेप की रहती है। ये इस तरीके से यहाँ मास्ट सेल के सिर पर रहती है प्रेजेंट लंग्स के अंदर। यहाँ पे आपके लंग्स में क्या? हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन और PAF। अब होता क्या है, हमें मान लो डस्ट से प्रॉब्लम हुई, या किसी केमिकल से, स्मोकिंग से, या कुछ भी ऐसा जो कि एलर्जन है कांटेक्ट में आया, तो इस तरीके से यहाँ पे कांटेक्ट में आता है। ये क्या थी? हमारी आईजीई एंटीबॉडी। ये क्या है? एलर्जन। ये क्या है? मास्ट सेल। ये इस तरीके से यहाँ पे कांटेक्ट में आया, इन दोनों की यहाँ पे हो गई लड़ाई। कहाँ पे? मास्ट सेल के सर के ऊपर, इधर इसमें लड़ाई हो गई। इससे क्या है, क्या दिक्कत होती है कि यहाँ पे मास्ट सेल जो है ये ब्रेक होने लगती है। मास्ट सेल ब्रेक हुई, ब्रेक होने से इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट थे? हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये सारे के सारे यहाँ पे रिलीज होने लग जाते हैं, जो कि मेन कोज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम करते हैं। और बाहर जब ये लंग्स में आ गए तो ये जो ब्रोंकस है इसको, ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम होने लगती है। एक बार डेफिनेशन भी अगर हम इसकी देखें, कैरेक्टराइज बाय हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल, यानी कि जो ये टैकीपीनिया हाइपर रेस्पॉन्सिव, यानी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जब यहाँ पे सांस हम लेने लग गए, ब्रीथिंग करने लग गए, इसी को बोला हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस रिजल्टिंग इन नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब्स, यानी कि ये यहाँ पे नैरोइंग हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई यहाँ पे नहीं होती है। ये यहाँ पे अस्थमा का जर्नल प्रोसेस मैंने आपको बताया कि एलर्जन आया, एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आया। एक बार फिर से बता दूं, एलर्जन इधर आया एंटीबॉडी की कांटेक्ट में, यहाँ मास्ट सेल, हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, दोनों में यहाँ पे लड़ाई हुई। ये मास्ट सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, और मास्ट सेल हो गई ब्रेक, जिससे कि ये तीनों आ गए बाहर। बाहर आने के बाद इन्होंने क्या करा? कॉन्ट्रैक्शन, किसको? ब्रोंकस को, ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होने लगा। फिर हमें सांस लेने में आई प्रॉब्लम, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में नहीं हो पाई, प्रॉपर ब्रीथिंग हम नहीं कर पाए, इसलिए अस्थमा की प्रॉब्लम हमें हुई।
एक तो हुई इस कॉन्सेप्ट की बात। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ, ध्यान से समझना सभी। दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर बात करें हम, जो हमारे लंग्स है वो एक सेल मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, लंग्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई होती है, आप सभी को अच्छे से पता है, फोस्फोलिपिड की। किसकी? फोस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। इस फोस्फोलिपिड को हाइड्रोलाइज करते हैं, कौन करते हैं? फोस्फोलाइपेज A2। कौन करते हैं? फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 जो है बाद में यहाँ पे बनाता है क्या? अरेचिडोनिक एसिड। अरेचिडोनिक एसिड, एक बार इसको फिर से बनाऊं मैं। क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन से हाइड्रोलाइज करता है फोस्फोलाइपेज A2 को। A2 को इसने किया, इधर यहाँ पे इसने बनाया अरेचिडोनिक एसिड, जो आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, अरेचिडोनिक एसिड। अरेचिडोनिक एसिड जो है उसका यूटिलाइज हुआ दो तरीके से। इधर एक तो ये बनाएगा यहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंट में, LOP लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम की प्रेजेंट में यहाँ बनाएगा ल्यूकोट्राइंस। क्या बनाएगा? ल्यूकोट्राइंस। और ल्यूकोट्राइंस का काम हमेशा किसका होता है? कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ब्रोंकस को, यानी कि ब्रोंकस या फिर जहाँ भी ल्यूकोट्राइंस बनेंगे वो वहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे। ब्रोंकस के लिए पढ़े तो ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन का। एक तो हुई इसकी बात। दूसरा यहाँ पे काम आता है एंजाइम कौन सा? कोक्स। कौन सा आता है? कोक्स। कोक्स एंजाइम से यहाँ पे बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी कई टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे ल्यूकोट्राइन बने तो ल्यूकोट्राइन जो है वो कई टाइप के होंगे, LTD4, LTC4। इसी तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये कई टाइप के होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2, I2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, इस टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं। जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 होते हैं, ये हमेशा डायलेशन का काम करते हैं। किसका? ब्रोंको डायलेशन का। और जो ये F2 होता है ये करता है कॉन्ट्रैक्शन का काम। अब जब हमें अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हमें डायलेशन ही कराना है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन। क्या कराना है? डायलेशन। इसीलिए जो ये हमने इधर देखा कि यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो ल्यूकोट्राइन थे ये कर रहे थे। अब इसीलिए हम यहाँ पे आगे ड्रग्स में अपन देखेंगे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हमने पढ़े। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट में सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हम आगे ड्रग्स के लिए देखते हैं इसमें कि इसके अंदर कौन कौन से आगे इन्वॉल्व हुई। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में देखना, मैं जनरली एक बार आपको नाम बता देती हूँ सभी के। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो मैंने आपको बताया, लंग्स में प्रेजेंट होती हैं मास्ट सेल, और उसके अंदर भी हिस्टामीन, PAF, ये ल्यूकोट्राइन ये प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्रोमेन डेरिवेटिव, नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट अभी अपन ने पढ़े थे कि जो यहाँ पे मतलब अरेचिडोनिक एसिड से LOP लाइपोक्सिजनेज एंजाइम के प्रेजेंट में यहाँ पे बन रहे थे ल्यूकोट्राइन LTD4C4, वो वहाँ पे काम आएंगे। स्टीरॉइड्स है, इनका अपना इधर में अलग मैकेनिज्म होता है, जो अपन ने पढ़े थे कि जो फोस्फोलाइपेज A2 है, कौन सा? फोस्फोलाइपेज A2, ये यहाँ पे काम करता है क्या? हाइड्रोलाइज करने का फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट यहाँ पे काम में आएंगे। एंटीकोलिनर्जिक, जेंथिन डेरिवेटिव, पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर्स जो होते हैं, पोटेशियम चैनल का काम और कैल्शियम चैनल का काम हमेशा रिलैक्सेशन कराने का होता है। किसका? रिलैक्सेशन का। भाई जब मास्ट सेल वहाँ पे अपन ने पढ़ी थी अभी, ब्रेक डाउन हो जाती है क्योंकि वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है, इसीलिए उसको वहाँ पे रिलैक्स करना जरूरी है। जब कोई गुस्से में होता है तो अपन उससे यही कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ ताकि कुछ गलत ना हो। इसलिए मास्ट सेल जो है वो वहाँ पे गुस्से में है, हाइपर एक्टिवेट है, इसलिए उसको बोलते हैं रिलैक्स, यानी कि वो वहाँ पे ब्रेक नहीं होगी। और यहाँ देखो ये लिखा IgE एंटीबॉडी, जो मैं अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि IgE एंटीबॉडी का सीक्रेशन जो है वो ज़्यादा होने लगता है, अपन को इसी का सीक्रेशन कम करना है, इसलिए IgE एंटीबॉडी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं जो किसके अंदर काम में आएंगी। इनका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर मैंने अभी आपको बता दिया था, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके यहाँ पे लंग्स, यहाँ पे ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं प्रेजेंट। मास्ट सेल का काम होता है अंदर हिस्टामीन,
ल्यूकोट्राइन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इनको स्टोर करके रखना। आपके यहाँ पे है ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमेशा वाई शेप की होती है। यहाँ से आपको मान लो डस्ट में आप चले गए या कोई केमिकल स्मेल कर लिया या कोई स्मोकिंग की हो गई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ये इधर आया एलर्जन, ये आ गया इसके कांटेक्ट में, दोनों में हुई लड़ाई और यहाँ पे क्या हुआ, मास्ट सेल जो है इसको आ गया गुस्सा, ये हो गई ब्रेक, ये यहाँ से हो जाएगी ब्रेक और ये सारे के सारे जो हिस्टामिन वगैरह ये बाहर आ जाएंगे। इसीलिए मास्ट सेल को स्टेबलाइज करना जरूरी है, यानी ये ब्रेक ना हो, ये हमें यहाँ पे बचाना है। यहाँ पे इसीलिए हमने दिया मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इनिबिट मास्ट सेल एक्टिवेशन, एक्टिवेट नहीं होने देना बाय ओपनिंग क्लोराइड चैनल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पोटेशियम और क्लोराइड का काम रिलैक्स कराने का, इसीलिए मास्ट सेल को कर देंगे क्या, रिलैक्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्रोमेन और नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव्स केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ड्रग के नाम है क्रोमाइल सोडियम निडोक्रोमिल, ये इनहेलेशन के थ्रू दिए जाते हैं, माइक्रोफाइन पाउडर्स में ये आते हैं। अब जब इनको हम इनहेल करेंगे, पाउडर जो है वो हम डायरेक्टली लेंगे तो वो क्या है आपके थ्रोट में वहाँ पे चिपक जाएंगे, जिससे कि क्या इरिटेशन होगी और वहाँ दर्द होगा, इसीलिए लिखा है थ्रोट इरिटेशन और ब्रोंकियल स्पाज्म। क्या लिखा है, थ्रोट इरिटेशन ब्रोंकियल स्पाज्म। ऐसे ही नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव कीटोटिफेन, ये टैबलेट के फॉर्म में आएगी जिसको हम एडमिनिस्टर्ड ऑरली, साइड इफेक्ट होता है इसका सेडेशन और ड्राई माउथ। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर कैसे अस्थमा के अंदर काम में आते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। अभी हमने पढ़े थे जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलाइपेज A2 उसे यहाँ पे हाइड्रोलाइज करेगी, ये बनाएंगे एरेचिडोनिक एसिड, जो कि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एरेचिडोनिक एसिड यहाँ पे यूटिलाइज होगा LOP एंजाइम के प्रेजेंस में ल्यूकोट्राइंस में, इसमें ल्यूकोट्राइंस में। एक बार हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करते हैं अलग से। यहाँ पे एरेचिडोनिक एसिड बना, एरेचिडोनिक एसिड यहाँ पे ल्यूकोट्राइंस बनाएगा किसकी प्रेजेंस में, LOP लाइपो ऑक्सीजिनेज की प्रेजेंस में। लाइपो ऑक्सीजिनेज यहाँ पे ल्यूकोट्राइन बनाएगा और ये करते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन का काम, और वो भी ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ये करेंगे, इसीलिए हम देंगे क्या, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हमेशा उनको अपोज करने का काम करेगा, ब्लॉक करने का काम करेगा। यहाँ पे देखा हमने जेफ्री ल्यूकास्ट, मोंटी ल्यूकास्ट, LTD4 एंटागोनिस्ट, LTD4 एंटागोनिस्ट जो अपन ने ये ल्यूकोट्राइन पढ़े, इसके खुद के रिसेप्टर LTD4, LTC4 इस टाइप के ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ज़िलूटोन लाइपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर, यहाँ पे ये जो ये एरेचिडोनिक एसिड बना, एरेचिडोनिक एसिड LOP ये यहाँ पे ल्यूकोट्राइन बनाता है। अगर हम इसी को इनिबिट कर दें LOP को, जो कि ड्रग करेगी कौन सी, ज़िलूटोन काम, तो ये LOP यहाँ पे नहीं काम करेगा, LOP नहीं काम करेगा तो ल्यूकोट्राइन भी नहीं बनेंगे, अदर वो LTD4 हो C4 हो वो वहाँ पे नहीं काम आएंगे। तो इस तरीके से ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरॉइड्स की। कोर्टिकोस्टीरॉइड्स सिस्टमेटिकली यानी कि IV के थ्रू या IM के थ्रू भी काम में ले सकते हैं, जिनको हम यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन टैबलेट की फॉर्म में भी ऑरली इनको काम में लेंगे। हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन इधर इनहेलेशन यानी कि स्टेरॉइड्स जो कि इनहेल करके काम में लेंगे, वो वहाँ पे बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन, ब्यूटिसोनाइड और फ्लूनिसोनाइड, इस तरीके से ये इनहेलेशन वाले स्टेरॉइड काम करेंगे। ये काम कैसे करते हैं, जो आपका स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि फॉस्फोलाइपेज A2 को वहाँ पे इनिबिट करने का काम करेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन थी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, फॉस्फोलाइपेज A2 जो है यहाँ पे ये काम करके क्या बनाता है, एरेचिडोनिक एसिड, फिर आगे वो ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन सब में चेंज होता है। तो यहाँ पे ये इसी को इनिबिट कर देता है फॉस्फोलाइपेज A2 को, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस रुक जाएगी। साइड इफेक्ट जो स्टीरॉइड्स के हैं, अब हम जब इनहेल करेंगे उसको तो ये यहाँ पे वही थ्रोट में इरिटेट होंगे, जिससे कि जो वॉइस है वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस समटाइम्स साइड इफेक्ट इसके आ जाते हैं, और ये साइड इफेक्ट ना आए इसीलिए पेशेंट को बोला जाता है प्रॉपर गार्गल के लिए, किसके लिए, प्रॉपर गार्गल के लिए। ये यहाँ पे इस तरीके से स्टीरॉइड्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर जो है अभी बताया था रिलैक्स का काम करते हैं, रिलैक्स कराते हैं बॉडी को। क्रोमाकैलिम जो है ये एक इम्पोर्टेंट पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग है। एंटी-IG एंटीबॉडी ओमालीजुमाब, ओमालीजुमाब
जुमाब, इस तरीके से ये होती है, इनका बॉडी में सिक्रेशन बढ़ने लग जाता है, तो डायरेक्टली इन्हीं को ही कम कर दें। जो आपकी आईजी एंटीबॉडी है, जब यही कम हो जाएंगी तो अपने आप सारी प्रोसेस रुक जाएंगे। ये इस तरीके से कुछ ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे जो मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं कि वो अस्थमा में कैसे काम करते हैं, कैसे वो अस्थमा की प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। फिर से बता रही हूँ एक बार, ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम है या बोले और भी ऐसी प्रॉब्लम्स बीपी वगैरह की होती है, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करती, सिर्फ कंट्रोल करके रखती है। जब तक आदमी जीवित है, जब तक वो जिंदा है, उसको यहाँ पे वो कंट्रोल कर सकता है इन ड्रग्स के थ्रू, ना कि कम्प्लीटली ट्रीट करेगा। यहाँ पे और भी कुछ ड्रग्स अभी बची हुई हैं, जैसे बीटा-2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक, ज़ैंथिन डेरिवेटिव। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तब तक के लिए इसी को आप थोड़ा सही से पढ़ना और अच्छे से समझना, और किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो वो मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लेना। आई होप कमेंट बॉक्स में अपना बताइए आपको कैसा समझ में आया, या कोई प्रॉब्लम लगी तो वो आप मुझे बताइए। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमें अपना नंबर डायरेक्टली मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकता है। ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस करती है स्मूथ मसल की, क्योंकि बार बार टैकीपीनिया की प्रॉब्लम होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में कैसी मसल दिखाई देती है और ये अस्थमेटिक में कैसी दिखाई देती है। और ये जर्नल आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमें सिर्फ यहाँ से मतलब है कि कैसे ट्रैकिया के थ्रू वो वहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और बाकी की चीज़ें समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।